हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये राज्य व्यवस्था एवं शासन की एक लंबी सीरीज चल रही है। दोस्तों, उसी श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया था। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। दोस्तों, आईएएस प्री 2015 का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। दोस्तों, भारतीय संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है, जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। पंचायतों की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरएएस आरटीएस प्री 2007 का सवाल है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। दोस्तों, 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9 तथा एक नई अनुसूची जो कि 11वीं अनुसूची थी। 11वीं अनुसूची, भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से। दोस्तों, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों, यूपीपीएससी 2014, यूपी पीसीएस प्री 2015 का सवाल है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। दोस्तों, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2 व 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2012 का। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 312। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से ये घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद नीति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। दोस्तों अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान का गठन है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति नहीं थे। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2013 का सवाल है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39(1) में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 में ना होकर अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 48 है ये कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का सवाल है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से सुनते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के तहत जोड़े गए, जो कि 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। दोस्तों संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 का भाग 1, अनुच्छेद 1 का खंड 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस 2005 का। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस 2006 का सवाल है कि कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंडता। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 जो कि 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था, इसके तहत जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। दोस्तों, सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ये एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ये पूछा गया था यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। दोस्तों, देखिए ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस प्री 2010, यूपीपीसीएस प्री 1991, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में। दोस्तों, सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? पूछा गया यूपीपीसीएस प्री 1997 में। तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? सवाल पूछा गया था एमपीपीसीएस प्री 2016 में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, जो कि बड़ा ही आसान है, आप सबको पता है, ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने प्रश्न पढ़े हैं, आइए एक बार फिर से इनका जल्दी से रिवीजन करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं?
तो ये हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? ये है भारत निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन है अनुच्छेद 324 में। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो है अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये सुमेलित नहीं है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उस टाइम था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया नामों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। और निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यह है अखंडता। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। और समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? 42वें। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 42वें संशोधन द्वारा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। और हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।